ये चैप्टर है ग्रेविटी, 9th क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग थोड़ा 11th क्लास में पढ़ेंगे ग्रेविटी को। 11th क्लास में 9th क्लास में क्या फ़र्क है? 11th क्लास 9th क्लास में क्या फ़र्क है कि कुछ टॉपिक जो है ज़्यादा एलाबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के हिसाब से, ठीक है। ग्रेविटी जानते हैं, ग्रेविटी क्या है? अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स और अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटी इज यहाँ लेते हैं, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये एक तरह का फोर्स है और ये देखा गया जो बॉडी है, मास, जो मास रखता है, जैसे चार्ज होती, चार्ज बॉडी होता है, तो मास बॉडी के अंदर जो है ना, जो फोर्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी का जो टर्म है सबसे पहले यूज़ किया है न्यूटन ने, बताया था उस दिन, और बताया था 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। क्या बताया कि बताते हैं कि एक बार न्यूटन जो था किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उस दरख्त का फल उसके सर पे गिर गया, फिर उसे चोट लग गया, फिर वो उस पर सोचने लगा, सोचते सोचते एक जो ये ट्रूथ था उसे डिस्कवर किया कि क्या अर्थ जो है, अर्थ के अंदर खींचने की ताकत है। इस बात को उसने उस दिन या उस इवेंट से डिस्कवर किया, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या देखा जाता है कि वो घूम के वापस अर्थ पे ही आ जाता है। इसका मतलब अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग वो एक बॉल वाले जो बचपन में खेलते थे, बॉल रबर होता है, उसमें बॉल बना होता है, तो रबर को हाथ में पकड़ते हैं, बॉल को ऐसे फेंकते हैं, बॉल जाता है फिर वापस चला आता है, उसको यूयू बोलते हैं। ओ माय गॉड, इन्होंने खूब अच्छा खेला है। तो ऐसे फेंकते हैं फिर आ जाता है हाथ में वापस, तो यूयू, ठीक है ना। यूयू कहते हैं, यू यू वाई ओ, वाई ओ, वाई ओ, ओ हो, जो ओ एक हो, वो भी होता है एक चीज़। हाँ हाँ, तो इसमें बांध देते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो जाता है फिर वापस आता है। तो जब हमने ये सब फेंका तो हमने फोर्स लगाया, लेकिन वो इलास्टिक रबर की वजह से वो दोबारा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उस पर, उस बॉल पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस दोबारा से वहीं आ जाता है जहाँ से फेंका गया था, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग अर्थ से एक चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहा वेलोसिटी कम होते होते, क्योंकि उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी अर्थ जो है ना एक फोर्स लगाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होते 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 एक जगह ज़ीरो होता है, फिर लौट के वापस आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये पता चल रहा है कि अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है, और वो खींचने वाले फोर्स को ग्रेविटी के नाम से दिया गया है कि अर्थ हैज़ ग्रेविटी, एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी टूवर्ड्स इट, ठीक है ना। तो ये न्यूटन ने उस इवेंट से आइडिया को दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, अर्थ हैज़ ग्रेविटी एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटी अर्थ attracts everybody towards it, ठीक है ना। ये हर चीज़ को अपनी तरफ इसकी वजह से खींचते हैं। ये एक तरह का फोर्स है। फोर्स को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर रिलेशन में लिखना चाहते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जी को बोलते हैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी है ये, ठीक है ना। और इसका वैल्यू, जी का वैल्यू कितना दे रखा है, एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वैल्यू है। का अर्थ पे, स्मॉल जी का अर्थ पे अलग अलग पोजीशन पे
अलग अलग वैल्यू होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ऐसे मीन जो निकाला जाता है इतना वैल्यू होता है। कितनी बात पे? तो ये तो एक आइडिया न्यूटन ने बताया कि अर्थ के अंदर खींचने की ताकत है, उससे ग्रेविटी बोलते हैं। इसलिए जब भी कभी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो बॉडी जो है अर्थ पे वापस लौट के आ जाता है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, अगला सवाल आता है कि सिर्फ क्या अर्थ के अंदर ही खींचने की ताकत है या दूसरे हेवनली बॉडीज भी? सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, 8 प्लैनेट्स हैं और सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। जाहिर है अगर खाली अर्थ खींच रहा होता है तो जो नियरेस्ट हमारा प्लैनेट है, जैसे मार्स है, ठीक है ना, मरकरी है, इन सबको, या जुपिटर है, इन सबको खींचता या वो इसको खींच लेते। मगर कभी देखा गया कि ये सब कभी प्लैनेट एक दूसरे को खींचते नहीं हैं। उससे कहीं ज़्यादा करीब पड़ता हमारा मून, जो एक सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून भी करीब होता है। अगर अर्थ ही खींच रहा होता है तो अर्थ मून को खींच लेता, मून अर्थ पे आके गिर जाता, पर मून भी नहीं गिरता। ठीक है, तो एक तो ये कि अगर सिर्फ अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो सारी चीज़ें इस पे आके गिरने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उन सब बॉडीज़ में भी एक ग्रेविटेशनल पुलिंग उनके पास भी है। ठीक है ना। एक दो इवेंट ऐसे भी हैं, जैसे कि एक हाई टाइड लो टाइड। हाई टाइड लो टाइड नाम तो सुना ही होगा। समंदर में जब लहरें चलती है तो सुबह में पानी की डायरेक्शन जो जाने का होता है एक तरफ होता है और दोपहर के बाद उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ उल्टा हो जाता है। तो एक तरफ एक टाइम में एक तरफ होता है, दूसरे टाइम में दूसरी तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, उसको लोगों ने या उस वक्त के जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए कि जब मून जो है अर्थ के सामने होता है तब मून भी खींच रहा है अर्थ को, अर्थ भी खींच रहा है मून को। ऐसा हो सकता है। तो अगर मून का ग्रेविटी है तो मून जो है ना अर्थ पे कैसे खींचेगा किस चीज़ को? लेकिन क्योंकि सभी चीज़ें सॉलिड है, सॉलिड जो है ना हार्ड होगा तो वो पूरे को खींच नहीं पाएंगे। जैसे मान लो दरख्त को खींचा, जड़ से उखड़ के थोड़ी चला जाएगा मून के पास, नहीं। या हम जैसे लोग जा रहे हैं रोड पे, फिर मून खींच रहा है तो फिर हम लोग जब ऐसे उड़ते हुए चले जाएंगे स्पाइडरमैन की तरह, ऐसा तो होगा नहीं। खैर, लेकिन क्या देखा गया कि जो लिक्विड है, वाटर जो है, जब वो वाटर के सरफेस यानी इस तरह से जा रहा होता है, नीचे समंदर आता है तो उसके पानी को खींचता है। तो पानी तो ऊपर जाता नहीं है, लेकिन पानी के उसके खिंचाव की वजह से जो जहाँ पे ज़्यादा सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे मून बिल्कुल समंदर से क्रॉस कर रहा है तो ये समंदर के इस पार्ट में ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से यहाँ पानी खींचता है तो पानी जो ना उठने लगता है, वहाँ पे एक कोन टाइप का, कोनिकल टाइप का सेक्शन बनने लगता है। लेकिन जब वो पानी वहाँ पे उठेगा तो दूसरी तरफ से पानी जो है ना खींच के आ रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अर्थ और जो मून है दोनों एक दूसरे को, मून जो है ना अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो थोड़ी देर बाद वो आगे निकल जाएगा। आगे निकलेगा तो रिवर क्रॉस हो जाएगा, रिवर का उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिवर को बाहर छोड़ जाएगा। तो जब वो आगे चला जाएगा तो फिर वो पानी दोबारा से रिसीड करने लगता है, वापस जाने लगता है। तो हाई टाइड जब बिल्कुल सामने होता है, जब क्रॉस कर जाता है मून रिवर को तो लो टाइड होने लगता है। तो इस तरह से और जो मून है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। और 20 हाई टाइड लो टाइड भी एक ऐसा एविडेंस है जिससे पता चलता है कि मून जो है ना अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जो है ना एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं, अपने अपने जगह पे अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो भी आप आपस में, वो उनके पास भी ग्रेविटी है और वो भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है ना। ये जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कुछ करैक्टर दे रखे हैं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का करैक्टर दे रखा है कि ये जो है ना सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल पुलिंग इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर वाइज ये जो है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब बताया क्या कि दूसरा जो सवाल आता है कि अगर सभी लोग, सभी यानी कि हेवनली बॉडी एक दूसरे को खींच रहे हैं तो फिर वो जो खींचने की जो ताकत है, वो जो फोर्स है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, उस फोर्स का
क्या रिलेशन होगा, क्या नाम देते हैं? तो उसका एक नाम आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला जो टॉपिक आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, एवरीबॉडी in this universe are attracting to each other, इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें एक दूसरे को खींच रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है ना। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे हम लोग दो मास ले लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना उसमें, ये एक मास है, एक दूसरा मास ये है, इन दोनों के बीच का सरफेस डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, ये इसका डिस्टेंस r ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग देम, जब इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे हम लोग कैपिटल M ले सकते हैं, स्मॉल m ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं कैपिटल G, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू दे रखा है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमारा इसका कैपिटल G का वैल्यू होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल G का वैल्यू इतना ही, अगर मार्स पे लेना चाहें, जुपिटर पे लेना चाहें, और कहीं दूसरी जगह यूनिवर्स में लें, इस कैपिटल G का वैल्यू इतना ही यूज़ करेंगे। स्मॉल g जो अभी लिया था 9.8, वो तो अर्थ का या अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो था। अगर दूसरे बॉडी पे जाएंगे या दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू अलग हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल g का वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग होता है, लेकिन कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है, अगला जो टॉपिक दे रखा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ठीक है ना, क्या रिलेशन है, ठीक है ना। बताया क्या, जैसे ये हमारा अर्थ है और अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है किसी बॉडी को, एक दूसरा मास है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटी के टर्म में देखते हैं, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, तो अर्थ जो है ना इसे अपने तरफ खींच रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो m/g के बराबर है। मास इसका m है, इसका m मास है, ये कैपिटल M
ले लिया मास ऑफ द अर्थ के लिए, ठीक है ना। ड्यू टू ग्रेविटी द फोर्स acting on the body is given as F is equal to m into g। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिवर्सल लॉ के ये ये जो बॉडी अर्थ है इसको खींच रहा होगा, वो इसे खींच रहा होगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, ठीक है ना। और जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बॉडी को अलग से वेक्टर के फॉर्म में दिखा देते हैं हम लोग, तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो इसका m1 है, ये m2 है, ठीक है ना। अगर ये जो है इसकी तरफ, ये अपनी तरफ खींच रहा है, m1 अपनी तरफ खींच रहा है, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, m1 अपनी तरफ खींच रहेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। इसे क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस वाले बॉडी पे, इस वाले बॉडी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो है r12 एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं। ये एक तरीका है लिखने का मैथमेटिक्स में। यहाँ से r1 से लेके r2 का जो डिस्टेंस है, 1 से 2 तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, और ये r यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर में बताया था कि यूनिट वेक्टर जब भी लेते उस पर कैप लगा देते हैं, एक्स पे कैप लगा दिया, वाई पे कैप लगा दिया, एनीवे तो ये जो हम लोग बताया था कि यूनिट वेक्टर हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, कैप लगा देते, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। एक्स कैप जो है ना, एक्स एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप, याद तो होगा हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में किया था। तो यहाँ पे डिस्टेंस को आर यूनिट वेक्टर लिया 1 to 2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाता है, तो ये वेक्टर के फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब अगर ये बॉडी इसकी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले वाले बॉडी पे दूसरे वाले बॉडी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, जी m1 m2 आर स्क्वायर, और यहाँ r21 वेक्टर ऐसे ले लेंगे हम लोग। बात समझ रही है, यहाँ पे बदल जाएगा, ये वाला में नंबरिंग बदल जाती है, क्योंकि डिस्टेंस अब यहाँ से नापना शुरू करेंगे। डिस्टेंस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 से 1 पे कितना फोर्स, तो डिस्टेंस यहाँ से नापना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऐसे। और ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा देते हैं। ऐसे ही बोला गया कि ये जो इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, अर्थ जो है ना इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और वो बॉडी भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर हम लोग खाली अर्थ की तरफ से दिखाएं कि अर्थ की तरफ से, तो अर्थ की तरफ दिखाएंगे तो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड होगा वो होगा GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। खाली मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ले लिया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये फोर्स दोनों सेम है, सिर्फ कंसेप्ट का हम लोगों ने अलग अलग यूज़ किया है। ये सिर्फ ग्रेविटी से यूज़ किया है और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यूज़ किया है, लेकिन है फोर्स दोनों सेम। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए बनाया था हमने, ठीक है ना। दोनों का इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, m इंटू जी इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर।
ये स्मॉल हम कैंसिल कर देंगे कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन आ जाता है, ठीक है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन ये आ जाता है। ठीक, नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको, इससे रोक दो। ये जो स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन आया हमारा, इससे देखते हैं जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्मॉल जी का जो वैल्यू है, अभी हमने बताया था ना कि फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू जी स्मॉल जी। तो किसी बॉडी यानी कोई अर्थ जो है, अर्थ किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है तो एम इन टू जी यानी मास कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कितना है। स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता, हमने बताया था ना कि स्मॉल जी का तो मीन वैल्यू लिया गया है और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो जी है किसी स्फेरिकल बॉडी या किसी प्लैनेट के किसी बॉडी पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बताया क्या ये जी जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्मॉल जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका जी कम होगा, या जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ जी का वैल्यू कम होगा, ठीक है। इसको हम समझना चाहते हैं तो इसे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं रेडियस और जी का वैल्यू। अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी नहीं है, वैसे तो हम लोग बाकी कैलकुलेशन के लिए अर्थ को हम लोग स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन अर्थ स्फेरिकल है नहीं, ठीक है ना। अर्थ जो है एक शेप का है, एलिप्टिकल शेप का है, एलिप्टिकल शेप जो होता है ना अंडे की तरह का होता है, हाँ ओवल शेप। तो इसको जो है ना इसका जो अर्थ जो है पूरा हमारा ऐसे आता है ये, ठीक है ना, इस तरह का शेप का है, ठीक है ना। ये सेंटर है ये, और ये हमारा रेडियस है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है ना, पोल है ये। क्या देखा गया कि जो इक्वेटर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल कंपेयर करेंगे तो पोल का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है। यानी ये जो रेडियस है ये बड़ा है इस रेडियस से। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। कितनी बात सुनी। अब बताया क्या कि अगर पोल का रेडियस, ये पहले इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है यानी ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा होगा तो जी कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ बात समझ में। तो क्या समझ में आया कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन जी ऑफ इक्वेटर इज लेस देन जी ऑफ पोल, क्योंकि पोल का जो डिस्टेंस है या रेडियस है यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कम है। तो अगर पोल कम होगा तो उसका जी ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो जी ज़्यादा होगा, इन्वर्सली है ये। तो अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर पे जी का वैल्यू सबसे कम होता है, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होता है पोल पे। जब अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे होंगे, इक्वेटर टू पोल जा रहे होंगे, इक्वेटर टू पोल जा रहे होंगे तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ बात समझ में रही है। तो हम लोग जब इक्वेटर से पोल जाते हैं, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, रेडियस इक्वेटर टू पोल की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, इधर जाएंगे तो ये जो है ना ये डिक्रीज करते जाता है। रेडियस जो है ना इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन जी का वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ इक्वेटर, जी ऑन पोल, ये इंक्रीज करता जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। सबसे कम जी होगा इक्वेटर पे और सबसे ज़्यादा जी होगा पोल पे, ठीक है। और जब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे होंगे तो जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। कितनी बात में, जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। किसी बॉडी का जो वेट लेते हैं, वेट
वेट का क्या फॉर्मूला होता है? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। किसी बॉडी का वेट लेते हैं और वेट नापने का जो डिवाइस है उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग वेट मेजर करते हैं। कितनी बात में? तो किसी बॉडी का मास कितना है और वहाँ पे जी कितना है, जहाँ पे उसका वज़न ले रहे हैं वहाँ पे जी कितना काम कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वेट आ जाता है। किसी बॉडी को, अगर एक बॉडी है, एक मास है, उसको इक्वेटर पे वज़न करेंगे तो सबसे कम आ रहा होगा उसका वज़न, क्योंकि जी सबसे कम है। और उसी बॉडी को कुछ मत करिए, खाली पोल पे ले जाइए तो उसी चीज़ का वज़न बढ़ जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो मेरा इक्वेटर पे वज़न जो है ना, मान लो मेरा वज़न 75 किलो है। किलो नहीं, न्यूटन बोलते हैं, वेट को न्यूटन में लेते हैं, मास होता है केजी में। तो हमारा वेट जो है हम न्यूटन है, मान लो 75 न्यूटन का है वज़न टोटल मिला के। लेकिन जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जाऊंगा तो थोड़ा पोल जब पे पहुंचूंगा तो मेरा 80 न्यूटन हो जाएगा, 82 न्यूटन हो जाएगा, तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। तो मुझे खुशी हो, मेरा वज़न बढ़ गया। खाए पिए कुछ भी नहीं है, वज़न बढ़ गया नहीं। या फिर टेंशन होने लगा, अरे मेरा वज़न बढ़ने लगा यार, पिकनिक मनाने आया और मेरा वज़न बढ़ने लगा। ठीक है? या फिर पोल पे से मान लो किसी ऐसा पोजीशन था जो पोल पे था, वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे पिकनिक मनाया, फिर वहाँ से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वज़न घटने लगेगा। ओ यार मेरा वज़न घटने लगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वज़न घट बढ़ नहीं रहा, वो जी का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है? कितने समय में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? मास, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटी होगा। ठीक है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो हमारा अर्थ का मास जितना है उसके हिसाब से मीन जो है ना 9.8 आया है। किसी प्लेनेट का मास अर्थ से ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, उसका जी का वैल्यू हो सकता है 12 हो, 15 हो, 20 भी हो, उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो जिस प्लेनेट का मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा। मास से लेंगे या डेंसिटी से लेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जो दे रखा है यहाँ पे मास बताया क्या, जी जो है Gm/r², ये होता ना। मास जो निकालते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी, किसी बॉडी का डेंसिटी निकालते हैं मास अपन वॉल्यूम से, तो मास इज इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है? तो ये कैपिटल जी का वैल्यू तो ठीक है। और इस अर्थ का जो अर्थ एक स्फेरिकल लेते हैं, एवरेज जो है ना स्फेरिकल अगर मानते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है ना? और इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब जो अर्थ है हमारा, इसका जो मास है, वैसे तो अर्थ का डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे लिक्विड पानी है, कहीं पे रॉक्स है, कहीं पे प्लेन लैंड है। प्लेन लैंड मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसकी वजह से हर जगह डेंसिटी बराबर नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन अगर हम लोग एवरेज डेंसिटी मान के चले कि रो हमारा एक एवरेज डेंसिटी है, तो रो हम लोग डेंसिटी लिया, नीचे r² ले लिया। ठीक है ना? r², ये r³ ये कैंसिल कर दिया। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, 4/3 πg/r रो, है ना, ये आ जाएगा 4/3, ये बच जाएगा, पाई एक r बच जाएगा, r² r³ था, 3 r थे, 2 r था, कैंसिल हो गया, ये बच गया। या g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ये डेंसिटी से। ठीक है ना? यानी अर्थ का जिस प्लैनेट का डेंसिटी ज़्यादा होगा उस पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है ना? और मास से भी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, मास ज़्यादा हो, मगर मास में और डेंसिटी में फ़र्क है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी होता कितने स्पेस में कितना मास आता है, डेंसिटी। जैसे होता पॉपुलेशन और डेंसली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दोनों ही है, पर एक होता पॉपुलेटेड, एक होता डेंसली पॉपुलेटेड, दोनों में फ़र्क है। मान लो अलीगढ़ की आबादी, अलीगढ़ के भी लोग हैं, आबादी पॉपुलेशन कहलाते हैं, और दिल्ली की आबादी भी होती है। तो दिल्ली या मुंबई बड़े शहरों में जहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गया। अब अलीगढ़ में ज़्यादा जगह में भी थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, जगह ज़्यादा है, खुले हुए जगह है, तो यहाँ डेंसिटी कम है। लेकिन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये नहीं कहें कम है, पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, लेकिन एरिया भी ज़्यादा है, फ्लोर एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए डेंसिटी कम होता है।
तो क्या बताया कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी, डेंसिटी, मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी greater in the value of G, in the value of G, G का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है।